नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है पाठ्यक्रम की परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परे भाषा के अंतर्गत आज का जो हमारा इकाई है वह इकाई है हमारा तृतीय, जो कि कक्षा कक्ष और भाषा को लेकर। कि कक्षा कक्ष एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कक्षा कक्ष का जिसमें बालक सीख सके, और कक्षा कक्ष और भाषा के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध है। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य होता है कि कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत के सुयोग्य नागरिक तैयार होते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यदि कक्षा कक्ष का वातावरण जितना अधिक स्वच्छ, सुंदर और सीखने के अनुकूल होगा, बालक उतना ही अधिगम कर सकेंगे और उनकी पठन एवं लेखन में पर्याप्त रुचि होगी। तो इसलिए कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि बालकों के मन में एक जिज्ञासा, एक स्वस्थ सीखने के प्रति जो ललक हो, एक जिज्ञासा हो, एक रुचि हो, वो पैदा हो सके। इसलिए हमें कक्षा कक्ष का वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और बालकों के सीखने सिखाने के स्तर के अनुकूल बनाना चाहिए, ताकि उनमें अधिक से अधिक पठन लेखन को लेकर रुचि उत्पन्न हो सके। तो साथियों, उन कक्षा कक्ष में हमारे मन में हमेशा मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि कक्षा कक्ष होना तो चाहिए, लेकिन उनमें किस प्रकार की एक आधारभूत सुविधाएं होना एक अनिवार्य है। तो हमने उनमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया है इस प्रकरण के माध्यम से। तो हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बिंदुओं को हम समझते हुए उनमें कक्षा कक्ष को बालकों के सीखने सिखाने के स्तर के अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए साथियों, हम प्रथम बिंदु का अध्ययन करते हैं। प्रथम बिंदु ये बताता है कि बालक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी के समान है। बालक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी के समान है, अतः समस्त शिक्षा प्रक्रिया उसी के चारों ओर भ्रमण करती है। इसलिए इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा कक्ष बालक की आवश्यकताओं, क्षमताओं, शक्तियों एवं रुचियों के अनुरूप निर्मित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें ये बताया गया है बिंदु के माध्यम से कि कक्षा कक्ष में जो बालक पढ़ रहा है वो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की एक धुरी है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जैसे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उस धुरी पर घूमती है। कोई भी पहिया होगा, रथ का होगा, चाहे गाड़ी का हो, वो पहिया अपनी धुरी पर घूमता है। कोई भी जो घूमने वाली वस्तु है, जो परिभ्रमण करने वाली वस्तु है, वो एक अपनी धुरी पर घूमती है। तो क्योंकि जितने भी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वह भी अपनी धुरी पर एक परिक्रमण करते हैं। तो धुरी बालक कह सकते हैं कि धुरी का मतलब ये हो कि उस संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु है। तो उस केंद्र बिंदु के माध्यम से हम बालक को समझें और सारी संपूर्ण प्रक्रिया उसकी इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि बालक के जो आवश्यकताएं क्या है, शिक्षा को लेकर बालक की आवश्यकताओं को पहचाने, उसकी नीड्स क्या है उनको पहचाने, उनकी किस प्रकार की क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, उनमें किस प्रकार की दक्षताओं का विकास किया जाना चाहिए, किस प्रकार के कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो उसके बाद में इनकी जो क्षमताओं, शक्तियों, रुचियों के साथ साथ उनकी रुचि को भी पठन लेखन के प्रति विकसित किया जा सके। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष को निर्मित किया जाना चाहिए। अब साथियों, द्वितीय बिंदु यहाँ पर दिया गया है, भाषा की कक्षा में अक्षरों और व्यंजनों के चार्ट। भाषा की कक्षा में अक्षरों और व्यंजनों के चार्ट आवश्यक रूप से लगे होने चाहिए, जो आकार में पर्याप्त बड़े व स्पष्ट हो। जो आकार में पर्याप्त बड़े होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए,
ताकि छात्रों की दृष्टि इन पर पड़ती रहे और उनके मन में, उनके मस्तिष्क में स्वर और व्यंजनों का एक स्थायी स्थान बन सके। ये बात बिल्कुल सत्य है साथियों कि जब हम कक्षा कक्ष में शिक्षक लोग शिक्षण करवाते हैं तो कक्षा कक्ष का जो वातावरण है उसमें बालकों को जो एक प्राथमिक स्तर पर हम जब अध्ययन करवा रहे हैं तो उसमें स्वर को लेकर, व्यंजन को लेकर भाषा के चार्ट होना अति आवश्यक है, ताकि अध्यापक उनका एक बार बार अभ्यास भी कराए, उनका अध्ययन भी कराए, और साथ साथ में जब भी अध्यापक कक्षा में न हो और बालक जब आते जाते या भ्रमण करते हुए आते जाते कक्षा में उन चार्ट पर अपनी दृष्टि उस पर प्रकट करेंगे, जिससे क्या होगा कि बार बार उनके मन और मस्तिष्क में उन स्वर और व्यंजनों को लेकर उनके मन में एक स्थायी मानचित्र बन जाएगा और वो जल्दी से अधिगम कर सकेंगे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। और चार्ट कक्षा कक्ष में इतने बड़े होने चाहिए कि वो दूर से बैठे हुए कक्षा की जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए छात्र को भी स्पष्ट नजर आ सके। बिल्कुल इतने छोटे भी नहीं हो कि A4 साइज में हो वो बालक देख ना सके। और कम से कम यदि ऐसे चार्ट ना मिले तो कक्षा कक्ष में किसी अच्छे कलाकार को बुलाकर दीवार पर एक भित्ति चित्र के रूप में भी बनाए सकते हैं। भित्ति चित्रों पर बनाए गए चार्ट बहुत ज़्यादा सुंदर और दिखने में आकर्षक होंगे और ये बालक के मन और मस्तिष्क में एक मानचित्र का निर्माण करेंगे, जिससे कि बालक स्वर और व्यंजनों की एक पहचान भली भांति रूप से सीख जाएगा। अगला बिंदु, कक्षा कक्ष में आवश्यक रूप से श्यामपट्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ताकि बालकों का वर्तनी एवं उच्चारण संबंधी ज्ञान प्रभावी रूप से हो सके। बिल्कुल सत्य है साथियों कि एक श्यामपट्ट कक्षा कक्षीय वातावरण का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके श्यामपट्ट उनका जो डस्टर है, जार्डन है एवं चौक या मार्कर जो भी हैं वो एक प्राथमिक सहायक सामग्री के रूप में होते हैं। और जब बालक भाषा का ज्ञान करा रहा है, शिक्षक जब भाषा पढ़ा रहा है तो शिक्षक उस पाठ में आए, उस प्रकरण में आए संबंधित कठिन शब्दों का निवारण उस श्यामपट्ट के माध्यम से करवा सकता है। यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध बुलवाकर उस शब्द को विशेष को श्यामपट्ट पर लिखकर उनको बालक को बार बार अभ्यास करवाएगा, ताकि बालकों की वर्तनी संबंधी सुधार होगा, उनका अशुद्ध उच्चारण का भी निवारण होगा। तो श्यामपट्ट एक ऐसा साधन है जो बालकों की वर्तनी और उनके अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में एक सफल संसाधन है। तो कक्षा कक्ष में ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसका स्थान निश्चित होना चाहिए। और श्यामपट्ट भी सुंदर, स्वच्छ और एकदम कह सके कि उस पर लिखने की जो सुविधा है एक सुगम होनी चाहिए। यूँ नहीं कि उस पर कटा फटा या इस प्रकार से मतलब एक खुरदरा हो या फिर इसे मतलब जर्जर अवस्था में ना होना चाहिए। एक सुंदर दिखने वाला, एक कह सकते हैं कि आकर्षक होना चाहिए। तो श्यामपट्ट का भी एक अपना महत्व है कक्षा कक्षीय वातावरण को लेकर। उसके बाद है नंबर 4 पर विभिन्न परिवेशीय वस्तुओं, जीवों और महापुरुषों के चित्र और स्लोगन की चार्ट भी छात्रों के को आकर्षित करते हैं। इनके माध्यम से छात्र सांकेतिक भाषा को समझते हैं और भाषा के प्रति उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा उत्पन्न होती है उनमें जिज्ञासा का विकास होता है, भाषाई विकास होता है। साथियों, इस बिंदु का जो तात्पर्य इस प्रकार से है कि कक्षा कक्ष में जो उनके परिवेश से जुड़ी हुई वस्तुओं का भी वहाँ पर एक समावेश उस कक्ष में होना चाहिए, जिससे वे पहचान सके। उसके अलावा चार्ट पर महापुरुषों के चित्र, उनके स्लोगन, जैसे कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का जैसे करो या मरो का नारा है, जैसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का है, तो महात्मा गांधी के चित्र के साथ में हो। सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। तो उनको भी लेकर भी हम लिख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नारा है, और
कह सकते हैं कि भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। तो इन सब के नारों के साथ में हम उनकी चित्र को भी वहाँ प्रदर्शित करें तो बालक उस भाषा से क्या होगा कि बार बार उनको गुरुजी से पूछेगा, समझेगा कि कौन है, इनका नारा क्या है, तो उसके पीछे की कहानी को भी जानने का प्रयास करेगा। तो उनके इस तरह से क्या होगा कि उन्होंने कैसे उन्होंने संघर्ष किए, आज़ादी को प्राप्त किया, तो उसके मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न होती रहेगी और वो जिज्ञासा उसके भाषाई विकास को आगे बढ़ाने में एक सफलतम साधन सिद्ध होगी। इसलिए कक्षा कक्ष में पर्याप्त महापुरुषों के चित्र, उनके स्लोगन, यदि हो सके तो मतलब उनके इसके चार्ट भी मिल जावे, चार्ट ना मिले तो हम भित्ति चित्रों के रूप में भी उन्हें काम में ले सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि बालक को बार बार वो चीजें आकर्षित करेगी। उसके बाद अंतिम बिंदु साथियों यहाँ पर दे रखा है कि भाषा शिक्षण कक्ष में बैठक व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। आरामदायक फर्नीचर या उपस्कर भी कहते हैं हो, ताकि छात्रों का पठन लेखन सुगमता से हो सके। साथियों ये बात बिल्कुल सत्य है कि कक्षा कक्ष में जब बालक पढ़ रहा है तो उसकी जो बैठक व्यवस्था है बहुत ही एक उत्तम तरीके से होनी चाहिए। उसमें हवादार खिड़कियां हो, पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, रोशनी की व्यवस्था हो एवं उसमें ज़्यादा अंधेरा ना हो और उसमें पर्याप्त जो मतलब कुर्सियां हैं या बेंच हैं या फिर उनके लिए दरी की व्यवस्था है, तो उनकी बैठक व्यवस्था के अनुकूल उनका फर्नीचर भी होना चाहिए। और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कहा जाता है कि फर्नीचर का जो ढाल है वो 15 डिग्री होना चाहिए, 15 डिग्री ढाल पर फर्नीचर बना हुआ होना चाहिए। तो उसको एनसीईआरटी भी उसको वैलिड मानती है, उसको एक सही मानती है। तो इस आधार पे हम फर्नीचर का व्यवस्था इस प्रकार से करें कि बालकों पठन और लेखन दोनों ही प्रक्रियाओं में उसे किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो उत्तम प्रकार की बैठक व्यवस्था और स्वच्छ होनी चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण भी एकदम सुंदर होना चाहिए। कहीं भी मतलब ऐसे पुरानी जर्जर मतलब ऐसी इमारत में कक्षा कक्ष को ना चलाया जाए। बालकों में एक सकारात्मक ऊर्जा को मिलती रहे, ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए, ना कि उसमें पूरा जर्जर पुराना या बारिश का पानी टपक रहा है, उसमें पास में पुरानी किताबें पड़ी हुई, इस प्रकार का ना हो। बालक को एक कह सकते हैं कि सकारात्मकता मिलती रहे और पठन लेखन में उसकी रुचि उस कक्ष में बनती रहे। तो उसका वातावरण भी इस प्रकार से हो कि बालक स्वयं एक आत्म प्रेरित हो सके, तभी कक्षा कक्ष वातावरण सफल हो पाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही और शेष रहे बिंदुओं पर हम फिर अगले वीडियो व्याख्यान को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।